न्यूज पॉइंट में आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की दो बातें बड़ी खास है, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी बड़े जबरदस्त तरीके से आरोप लगाती थी कि एक प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं सोनिया गांधी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बहस को ही खत्म कर दिया। वो है प्रधानमंत्री और उनके एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, पुराने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट अब है पार्टी प्रेसिडेंट। यानी कि पार्टी पर भी नरेंद्र मोदी की पकड़ और सरकार पर तो नरेंद्र मोदी की पकड़ है। तो आप कई बार सुन चुके हैं, जान चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो नई टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर आरएसएस की छाप है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तमाम सालों से जो किस्म की बयानबाजी की नौटंकी में सुनता आया हूँ कि साहब बीजेपी के पॉलिटिकल मसलों से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। संघ के सरसंघ चालकों से मेरी बात हुई है कई वर्षों में, तो उनका भी हमेशा ये कहना था। अब ये सब बातें मुझे बड़ी बेईमानी की दलीलें नजर आती हैं। हकीकत ये है कि बीजेपी से सब कुछ लेना देना है आरएसएस का, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की कोई टीम बनकर आती है तो उस पर उस आरएसएस की दखल और मुहर दोनों साफ नजर आती है। बड़े स्तर पर क्या खेल अब यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ अमित शाह है और एक तरफ आरएसएस है। इसके साथ साथ जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, पुराने नेताओं की भारतीय जनता पार्टी थी, उनका समय समाप्त हो चुका है, वो जा चुका है। इसको बताने और समझाने में नरेंद्र मोदी ने 3 महीने का भी समय नहीं लिया। अमित शाह को अध्यक्ष बनाया, अब परिवर्तन का दौर आ चुका है और अमित शाह अपनी नई टीम अनाउंस कर चुके हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जानकार लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों की बातों को बहुत बारीकी से लंबे वक्त से समझते हैं। अखिलेश हैं, हम मेरे वरिष्ठ साथी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सालों से देख रहे हैं। बलदेव जी हैं, आप सब जानते हैं बलदेव जी के बारे में, मैंने कहीं पढ़ा था, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार कहा गया बलदेव जी को, और ये कहीं पत्रिका में लिखा था, ये मेरा कमेंट नहीं है। एनके सिंह है, एनके ने भी बहुत वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का वाजपेयी से लेकर अडवाणी तक का युग बहुत करीब से देखा। और कुछ दिन में भूपेंद्र यादव होंगे हमारे साथ, जो कि बीजेपी की जो नई टीम है। भूपेंद्र यादव जी के बारे में मैंने एक अखबार में पढ़ा था, उसको पूरी तरह से भूपेंद्र यादव जी एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं कि अमित शाह के करीबी लोगों में से हैं भूपेंद्र यादव जी। लेकिन ये बात सच है कि इनकी भी बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी में तरक्की हुई है भूपेंद्र यादव की। पॉइंट बड़ा क्लियर है। पहले इस बात से शुरू करते कि क्या पुरानी भारतीय जनता पार्टी का समय समाप्त हो गया? अखिलेश, मैंने एक दफे चुनाव के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो है वो कतई भी इस दबाव में नहीं है कि वो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को एडजस्ट करने का कोई इनको पर दबाव है कैबिनेट में या बीजेपी की स्ट्रक्चरिंग में। अब वो दोनों बातें बहुत स्पष्ट और साफ नजर आती हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, अभिज्ञान की अभी जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें अपने अध्यक्षीय भाषण में अमित शाह ने कहा कि इस बार सरकार बनी है, लेकिन यह सरकार वाजपेयी की सरकार के वक्त से बनी सरकार से थोड़ी फर्क है। तब जो थी गठबंधन की सरकार थी, इस बार बीजेपी को अपने बूते पर बहुमत मिला है। तो ये वो ताकत है, जो बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी की ताकत है, और ये ताकत बीजेपी को बदलने पर उनको एक खुला हाथ मिला। अमित शाह को अध्यक्षता मिली, उसके बाद जो टीम बनी है उस पर भी आप अगर नजर डालेंगे तो वो तमाम चेहरों को जगह मिली है जो युवा तो हैं लेकिन उनमें कुछ प्रतिभाएं भी हैं। जैसे आपने भूपेंद्र यादव का जिक्र किया, वहाँ बैठे, मैंने भी उस दिन भी शनिवार को भी रिपोर्टिंग में इस बात का खासतौर से जिक्र किया था भूपेंद्र के बारे में। राजस्थान में जो काम किया है, वसुंधरा को जाहिर सी बात है क्रेडिट जाती है उसके लिए, लेकिन भूपेंद्र ने भी टीम में काम किया, तो वो इस तरह के लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अपनी टीम में जगह दी। ये कह पाना कि भाई सरकार में जगह नहीं मिल पाई इसलिए उनको नहीं मिला। हकीकत है कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत दुखी हैं, अंदर से बड़ा उनके दिल में दर्द है। उनको लगता है जो पार्टी को उन्होंने योगदान दिया, उनकी जो भूमिका रही, अब समय है कि उनको बहुत साफ तौर पर नजरअंदाज किया जाए। ये भी नहीं कि होता है एक पोलाइट तरीका होता है कि भाई चलिए आपका समय समाप्त हो गया, वहां पर भी आप कोई समय में नहीं, आप समाप्त हो गए, अब आप आगे बढ़िए। देखिए जनसंघ के वक्त से ये होता आया है, जिस व्यक्ति का सितारा बुलंद होता है उसी की पार्टी में चलती आई है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी का भी युग देखा, लाल कृष्ण आडवाणी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब एक नई टीम बनी थी, इसको कि बीजेपी की दूसरी पीढ़ी कहा गया था। आज वो दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी बन चुकी है, और अमित शाह की जो टीम बनी है, हम ये कह सकते हैं कि ये
एक आने वाले भविष्य में दूसरी या तीसरी पीढ़ी के तौर पर पार्टी में उभर दूसरी या तीसरी पे बलदेव जी, संघ की छाप ये बहुत बहुत हो गया। मैं भी सुनते सुनते 15 साल हो गए कि साहब बीजेपी के फैसलों में आरएसएस का कोई दखल नहीं होता। हकीकत यह है कि बीजेपी के बहुत फैसलों में आरएसएस का सीधा दखल होता है। देखिए, जनसंघ की जब शुरुआत हुई, जी, संघ की भूमिका जनसंघ के निर्माण के साथ ही है, लेकिन वो भूमिका दिशा निर्देशन तक है, वैचारिक स्तर पर है। तो भारतीय जनता पार्टी संघ से अलग है, ये तो कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। नहीं, या संघ के लोग कहते हैं या आरएसएस के लोग, नहीं, आरएसएस वो ये नहीं कहते, ये नहीं कहते, वो ये कहते बीजेपी की हैं उनकी कि दलीलें भारतीय हैं जनता कि पार्टी नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हम फैसला नहीं लेते हैं, सारे लोग दौड़ दौड़ के कैशअप कुंज जाएंगे, लेकिन वो डिसीजन कोई नहीं ले रहे। ये नहीं कहते, लेकिन संघ का कहना हमेशा ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उस नाते अपने फैसले वो खुद करती है। उन फैसलों में विचार विमर्श संघ से होता है और संघ अपनी बात रखता है, लेकिन मूलभूत बात यह है कि संघ जिस विचार को लेकर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से उसी वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ी है। तो दोनों को अलग करके तो देखा नहीं जा सकता, बस दोनों के काम में भिन्नता है। संघ सामाजिक रूप से कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्य करता है। तो दोनों वैचारिक स्तर पर तो एक हैं, और इसलिए लोग भी अलग अलग नहीं बांटे जा सकते। नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, प्रचारक रहा, तो नरेंद्र मोदी को आप अलग कैसे कर लेंगे? अमित शाह के बारे में जब वो अध्यक्ष बने, कई अखबारों ने छापा, मीडिया में बताया कि वो तो संघ इस बात को क्यों नहीं करता कि हम बताते हैं बीजेपी को कि आप क्या करिए? संघ इस बात को मानता क्यों नहीं कि हम बताते हैं बीजेपी को आप क्या करिए? नहीं, संघ ये बताता नहीं है, विचार देते, संघ केवल परामर्श देता है। करना बीजेपी को है, फैसले औपचारिक रूप से बीजेपी ही करती है, और तो परामर्श देके दबाव डाल देते हैं, फिर फैसला बीजेपी ले लेती है। दबाव तो अपनी अपनी व्याख्या है। मेरी व्याख्या है, परामर्श संघ ने दे दिया, क्योंकि मेरे आप बहुत संचालकों से लंबी बहस हुई। फैक्ट ये है कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। एनके सिंह, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मतलब इससे बड़ा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता, और मेरे ख्याल से इसको नकारना और साथ में डिनायल भी होता है। नहीं, देखिए मैं आपके घर आया चाय पीने, आपने चाय पिलाई, मैंने बलदेव जी की थोड़ी सी आपसे बुराई की, बलदेव जी को आगे मत बढ़ाइएगा, अखिलेश को मौका दीजिए, तो मैंने अपने परामर्श ही तो किया आपके साथ। कुछ नहीं किया आपने, लिखित में अखिलेश जी को आगे बढ़ा दिया, बलदेव जी को पीछे कर दिया, परामर्श ही तो किया, मैंने दबाव थोड़ा डाला आपके ऊपर। लेकिन संघ के बीजेपी के रिलेशन को 3 फेजेस में देखने की जरूरत है। एक, जो गांधी की हत्या के बाद जिस तरह संघ पे बैन लगा, उसके बाद एक पॉलिटिकल आउटफिट की जरूरत पड़ी और संघ ने इसको बनाया, या अपने आदमियों को लोन किया, पहले 2 आदमी किए। वहां से लेके रज्जू भैया तक आते आते संघ बीजेपी का रिलेशन मात्र संस्था थी और गवर्न करती थी, वर्चुअली गवर्न करती थी। संघ के पास जाके नागपुर से आप डायरेक्शन देते थे। राम माधव को जब आप भारतीय जनता पार्टी में लाते हैं, मतलब और मकसद क्या है? उसी पे आ रहा हूं। हाँ, आरएसएस जब के तक रज्जू भैया रहे, तब तक उनका संघ के जो सरसंघ चालक, उनका कद बड़ा होता था, बीजेपी नेताओं का छोटा होता था। अचानक जब अटल बिहारी वाजपेयी सीन पे आए, राम मंदिर का आंदोलन हुआ, तो आडवाणी और अटल बिहारी का कद बड़ा हो गया, उम्र भी बड़ी हो गई। संघ के नेता सुदर्शन जी के बाद से संघ के जो सरसंघ चालक होते थे, उनकी उम्र छोटी, अनुभव छोटा, लिहाजा ये रिलेशन चेंज हुआ। और तब आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी वहां से डिक्टेट्स नहीं लेते थे। ये एक फेज था जिसमें कि वो डिक्टेट का सिलसिला खत्म हो गया, संघ भी हाइबरनेशन में चली गई और पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रही, क्योंकि इनका कद ज्यादा बड़ा था, उनका छोटा था। अभी जो हुआ है आज, जो है वो पैराडॉक्स बड़ा अजीब सा है। नरेंद्र मोदी को ये वोट मिले हैं और टीम का कैप्टन बताते हैं, अमित शाह को टीम का मैन ऑफ द मैच बताते हैं, राजनाथ सिंह को कैप्टन बताते हैं। फैक्ट ये है कि संघ की मदद ना होती तो शायद ये स्थिति ना होती, लेकिन संघ पहली बार लॉक स्टॉक बैरल आपने पुराने बीजेपी को क्वाइट बरियल दे दिया, बहुत शांति से दफन कर दिया है पुराने बीजेपी को। आज वो जो पूरा जो चेहरे आप देखे तो मैं इसी पॉइंट पे भूपेंद्र यादव जी को लाऊंगा। भूपेंद्र यादव जी, आपका सितारा बुलंद है इसलिए क्योंकि अमित शाह का सितारा बुलंद है। बहुत नेता है आपसे कहीं ज्यादा बुलंद है कि मोदी का बुलंद है। हाँ, और अमित शाह का इसलिए बुलंद है क्योंकि मोदी का सितारा बुलंद है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में आपसे कहीं ज्यादा
तजुर्बेकार नेता है, लेकिन वो बेचारे अब डब्बा हो गए। अब ये भूपेंद्र यादव के जैसे नेताओं का युग है बीजेपी में। अब ये अभिज्ञान जी आपका आक्षेप है या क्या है, मेरे को नहीं, समझ में नहीं आ आक्षेप रहा नहीं है। है। नहीं, ये लेकिन भारतीय मेरा जनता पार्टी मानना का है फैसला है कि- भूपेंद्र जी, आक्षेप कतई नहीं है। वो तो बीजेपी आपको चाहे कल अध्यक्ष बना दे, वो तो भारतीय जनता पार्टी का मसला है, मेरा आक्षेप नहीं है। मैं कह रहा हूं ये आप लोगों का युग है, पुराना युग पैकअप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। कोई भी मकान बिना नींव के आधार पे खड़ा नहीं हो सकता है। आप उस पे कितनी ही मंजिलें खड़ी करते चले जाओ, जब तक नींव मजबूत नहीं होती मकान टिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ये कहता हूँ कि कई पीढ़ियाँ खपी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी साधना करी है, और उन सब लोगों के त्याग के कारण आज पार्टी इस स्थिति में आई है कि वो देश में शासन करके सुशासन की राजनीति के मानक स्थापित कर रही है। नहीं, ये तो आपका कुतर्क हो गया ना सिंह साहब, क्योंकि आप मेरे उदाहरण को उस भावना में नहीं ले रहे। आप उदाहरण में से कुतर्क ढूंढ रहे हम तो तारीफ कर रहे हैं कि एक नया मकान भी बन सकता है। मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी। नहीं, आपकी तारीफ को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों ने पार्टी के बलिदान किया है, जिन लोगों ने इस पार्टी को बढ़ाया है, उन लोगों से प्रेरणा लेते हुए एक परिवार के रूप में पार्टी कार्य कर रही है। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेके नए लोग दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेके नए लोग दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जितने लोगों से आप पूछेंगे, भूपेंद्र यादव कहेंगे वरिष्ठों को साइड में लगाकर नए लोग दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ये तो कोई भी आज की बीजेपी को लेकर मानने को तैयार नहीं होगा भूपेंद्र जी कि वरिष्ठ लोगों से आप लोग क्या बोलते हैं। हाँ जी, ये पत्रकारिता की भाषा हो सकती है, ये देखने का आपका दृष्टिकोण हो सकता है। हमारी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है वो पक्ष मेरे को आपके सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल सही, आप अपने पक्ष को रखिए, लेकिन साथ में सर ये भी हकीकत है, लोग कहते हैं कि साहब ये मोदी युग है, बीजेपी में किसी को पसंद आए या ना आए, पहले ये बात थी। उसके बाद ये अमित शाह युग है, बीजेपी को किसी को पसंद आए या ना आए। फिर तीसरी बात, ये मोदी अमित शाह युग है, बीजेपी में किसी को पसंद आए या ना आए। जी जी, बोलिए बोलिए प्लीज सर। अभिज्ञान जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि आज के समय में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश में एक जननायक हैं, लेकिन पार्टी में जो निर्णय लेने की पद्धति है वो पार्टी का संसदीय बोर्ड है, एक लोकतांत्रिक पद्धति है, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। ये पार्टी कोई परिवार की विरासत के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं, देश को परिवार मानकर चलने वाली पार्टी है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर पार्टी पे सब विषयों का और सब पदों का चयन होता है। ठीक है अखिलेश शर्मा, पॉइंट उसके बाद में आऊंगा। राशिद अलवी साहब हमारे साथ हैं। दूसरी चीज, जब आप येदियुरप्पा को वापस लाते हैं, इतना बवाल हुआ उनके नाम पर, मैं व्यक्ति विशेष का इस वक्त जिक्र कर रहा हूं, आप फिर भ्रष्टाचार पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, येदियुरप्पा तो मजबूरी है बीजेपी की, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उन्हें सरकार में जगह नहीं मिल सकती थी। साफ सी बात थी, जब वो मुलाकात करने के लिए गए थे गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी से, तब उनको साफ तौर पर बता दिया गया था कि आपको जगह दे पाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो महत्व उनका कर्नाटक की राजनीति में है, उनकी वापसी के बाद आप देखिए बीजेपी का परफॉर्मेंस किस तरह से सुधरा है। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं जगह देकर के कर्नाटक में मैसेज देना था भ्रष्टाचार को लेकर के। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आपने कंप्रोमाइज नहीं किया है येदियुरप्पा को अपनी टीम में जगह दे करके। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये बीजेपी पूरी तरह से बदल गई है, मैं कहूंगा कि अमित शाह के आप काम करने का तरीका देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही थी, तब अमित शाह खुद मंत्रियों की फहरिस्त लेकर बार बार केशव कुंज जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। नितिन गडकरी आडवाणी के पास जा रहे हैं, सुषमा स्वराज के पास जा रहे हैं, राजनाथ सिंह यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये तमाम हम देखते थे कि किस तरह के चक्कर लगते थे। लेकिन जब अमित शाह की टीम बनने का मामला आया, तो हमें ये जानकारी मिली कि अमित शाह ने सब लोगों को मना कर दिया कि आपके कोई नाम अगर होंगे तो माफ कीजिएगा, मैं उस पर कोई अपना विचार नहीं कर सकता, मुझे फ्री हैंड दीजिए अपनी टीम बनाने के लिए। तो ये कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है अमित शाह की नई टीम के बाद। क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग जो जिसका दावा भूपेंद्र यादव कर रहे हैं।
बिल्कुल इस बात से बिल्कुल अलग है। बलतेज जी इसलिए क्योंकि आप करप्शन पर मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहते हैं, बड़ा सीरियस मसला है। फिर मैं राशिद अलवी साहब को लाऊंगा क्योंकि आपको कांग्रेस के कमजोरी का एक बड़ा फायदा महंगाई के साथ साथ करप्शन पर मिला। धारणा जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ करप्शन क्या है, लोग क्या संदेश लेंगे येदियुरप्पा की वापसी? पॉलिटिकल मजबूरी अखिलेश ने एक्सप्लेन की, उन्होंने समझाया कि आपको उनकी कर्नाटका में जरूरत है, लेकिन कर्नाटका में जरूरत के लिए क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की जनता ने उसे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है। तो राजनीतिक शुचिता की जो बात होती रही है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना पड़ेगा कि पार्टी राजनीतिक बदलाव के लिए प्रयत्नशील है। ये राजनीतिक मजबूरियां होना, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हो सकती हैं, पर जनता इन चीजों से बहुत वास्ता नहीं रखती है। जनता अब इस देश में बहुत साफ सुथरी राजनीति चाहती है और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह की राजनीति हुई और सरकार ने जिस तरह की भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर परफॉर्मेंस दी, तो जनता आजिज आ गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो न केवल इस देश को सुशासन दे बल्कि देश की राजनीति में एक शुचिता लाने का प्रयास करे। जी अच्छी किताबें बातें, कांग्रेस भी इसी तरह की दलीलें देती थी, राजनीतिक मजबूरी की। वो दलीलों के बाद अंत में हश्र कांग्रेस का ये हो कि 50 सीट के नीचे आ गए। राशिद अलवी साहब, आपको लगता है कि जो बीजेपी बड़ी बड़ी बात करती है करप्शन पर, जब उसके अमित शाह की टीम में येदियुरप्पा की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर वापसी होती है, क्या आपको लगता है बीजेपी का करप्शन का मुद्दा खोखला है? देखिए अभिज्ञान जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 3 बड़े मुद्दे लेकर आई थी। काला धन, आपको ख्याल होगा रोज बोलते थे काला धन वापस आएगा, काला धन हम लेके आएंगे, सारा काला धन विदेशी बैंकों के अंदर है। दूसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था, आपको याद होगा आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। और तीसरा मुद्दा महंगाई का था। लाल किले से प्रधानमंत्री ने एक जुमला इन मुद्दों के बारे में नहीं बोला, काले धन के बारे में कुछ नहीं बोला, महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोला। और येदियुरप्पा जी को लेके मुझे ताज्जुब है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी। यह उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। किसे महामंत्री बनाएं, किसे मंत्री बनाएं, किसे क्या बनाएं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन देश के लोग जरूर पूछेंगे, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सरकार बनाई थी आपने, आप येदियुरप्पा को साथ लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? कौन यकीन करेगा? और प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला, बहुत अच्छा जुमला कहा उन्होंने, न मैं खाऊंगा न मैं किसी को खाने दूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप येदियुरप्पा जी को नंबर 2 की पोजीशन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसका जवाब तो बीजेपी को देना होगा। इनके सिंह, देश के लोगों को मेरे ख्याल में जो राशिद अलवी पॉइंट रख रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि आप बड़ी तस्वीर में एक बड़ा, आपको लगता नहीं तब जब संदेश जा सकते। मैं बार बार कांग्रेस के वर्तमान के इतिहास को बताने की कोशिश करता। कांग्रेस के बहुत सारे वर्ग के नेता, आप भी हम भी जानते हैं, वो एक किस्म के डिनायल में थे कि नहीं इतना खराब नहीं है स्थिति, जब तक कि चुनाव के नतीजे उनके सामने नहीं आए। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाले भी सोचे, जैसे अखिलेश ने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि आप कर्नाटका की कैलकुलेशन करें, ये कैलकुलेशन करें, और आपको समझ में ही नहीं आ जाए कि करप्शन के मुद्दे पर आपकी मायावाणी भाषणबाजी जो है वो खोखली साबित हो जाए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। कर्नाटका तो आपको मिल जाएगा, हाँ, बाकी तो लेकिन कहीं आप यूज कर लेंगे। देश में जो आपका यूएसपी है वो कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा। आप लाएं येदियुरप्पा को, लेकिन एक कर्नाटका के लिए आपका जो यूएसपी है, मोदी के पर्सनालिटी के जो 4+ थे उसमें सबसे बड़ा था 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो आज वो कहां दिखाई दे रहा है? और मुझे इससे बड़ी चिंता है, संघ एक ऑर्गेनाइजेशन जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है, बहुत कमिटेड लोग हैं उसके साथ, बहुत बड़ा नेटवर्क है, शायद विश्व का सबसे बड़ा है। ऐसे में जब वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आएगा तो ये काजल की कोठरी है।
और आज जब आप अपने 7 आदमियों को पदों पे भेज देते हैं, मुझे इतना बड़ा लालच पहले कभी संघ में नहीं दिखाई दिया कि सत्ता के नजदीक आने के लिए अपने सारे तमाम लोगों को, राम माधव वगैरह बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक को आप भेज देते। बीजेपी में परंपरा रही है कि जो बीजेपी का ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी होता है वो संघ का होता है, लेकिन आज आप 6-6, 7-7 लोगों को लेके आ रहे हैं जो पार्टी को डिसाइड करेंगे। तो आप जब ये काजल की कोठरी में कल जब कोई चार्ज लगता है, गवर्नेंस में चार्ज लगेगा, तो कम से कम अमित शाह और मोदी तो झेल सकते हैं। संघ को ये बदनामी झेलनी पड़ेगी कि नहीं, आपके रहते आपके जो 7 आदमी वहां बैठे हैं जो बीजेपी चला रहे हैं, तो आप जो मेलाइन होंगे, वो जो आपका जो स्टिग्मा होगा शायद संघ धो नहीं पाएगा। इसलिए बहुत कॉशियस होना चाहिए था संघ को कि ठीक है, सत्ता तो मिली है, लेकिन हम उसको उतने ही बार्ज पोल से देखें, उतनी ही दूर से इसको टच करें जो पिछले 50-60 सालों से करते आ रहे हैं। आज पहली बार हो रहा है कि संघ पूरी तरह से अब अपने को अलग नहीं कर सकता। संघ को यह मजबूरी में कहना पड़ेगा। कल हम पूछेंगे कि भाई 7 आदमी आपके बैठे थे और आपका लीडर करप्शन कर रहा था, तो आप थे कहां?